For as long as I live and as long as I live, I will never not think about you. डर जो स्कारलेट पर गन रखता है, उससे पहले कुछ घंटों पहले क्या हुआ रहता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। वैसे सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे स्कारलेट बोलती है मैं आ गई हूँ एंड्रे को, और वो आते साथ यही पूछती है कि क्या हमारी कुछ घड़ियां बिकी हैं क्या जब मैं गई थी। तो एंड्रे बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मगर इतना बड़ा बवाल भी मत क्रिएट करना, ठीक है। वो बताता है कि ना केवल घड़ियां बिकी हैं, बल्कि इनके प्री ऑर्डर्स भी आए हैं। और स्कारलेट यहाँ पर खुशी से उछलने लगती है। तब वो बोलती है मैंने तुमसे कहा था ना, देखा मैंने कहा था ना कि हम लोग देखना अच्छी बिक्री करेंगे। वो बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे पता नहीं था कि इतना महंगा बिकेगा और इतना ज़्यादा बिकेगा। तब वो बोलती है कि तुम इसे अजीब से नाम से क्यों बुला रहे हो, उसका नाम कितना अच्छा है, इसे वैसे ही बुलाओ। तो जो नाम स्कारलेट रखती है, उसे सुनकर एंड्रे बोलता है कि हाँ, वो भी नाम अच्छा था, मगर सेल्स तब बढ़ी, यानी बिक्री तब ज़्यादा हुई है जब मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। तो वो बोलती है तुमने नाम चेंज कर दिया। तो वो बोलता है हाँ, मैंने उसका नाम सैफायर एम्बलिस्ड वॉच रख दिया है, ठीक है। तब वो बोलती है तुमने ऐसा नाम उसे क्यों रखा है, और उस नाम में वो नेवी भी इंक्लूड करता है। तो वो पूछते हैं कि नेवी ही क्यों। तो वो बोलता है कि जो सैफायर रंग है वो समुद्र का रंग है, और उसे देखकर लोगों को विक्टर और जो उसके साथी हैं उनकी याद आती है। तो मुझे लगता है वो उन्हें पसंद करते हैं, तो वो घड़ी की बिक्री जो है वो ऊपर जाएगी ही। तब वो बोलती है तुम्हें नहीं लगता तुमने अपने बॉस के एक्स हस्बैंड को यूज़ किया है अपनी बिक्री के लिए, ये सही लग रहा है तुम्हें। तब वो उसे छोड़ देती है और बोलती है कि ठीक है, बिक्री हुई है ज़्यादा तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तो वो बोलता है हाँ, और बहुत हो गया, चलो काम पे लगो अभी, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं स्कारलेट अपने काम पर लगी हुई है अभी भी। वो बैठकर घड़ियां ही बना रही है। यहाँ हम देखते हैं वो इतनी मेहनत कर रही है कि दिन से रात हो जाती है, और वो लगी हुई है अभी भी काम पर अपने। चलो, मैंने कम से कम एक तो ख़त्म कर दिया, अब बस मुझे एग्जीबिशन के लिए कुछ मॉडल बनाने नए नए। तब वो उस दीवार पे लगे हुए उसके जो पोस्टर हैं उसकी शॉप के, उसे देखने लगती है और सोचती है कि जब मैंने कहा कि मैं क्रिम्सन नाम इस्तेमाल करना चाहती हूँ अपने स्टोर के लिए, तो जो लोग थे वहाँ पर काम करते थे क्रिम्सन फैक्ट्री में, वो सारे मेरे खिलाफ थे। वहाँ तभी एक आंटी वहाँ रोने लगती है और बोलती है कि तुम भी आगे जाकर वॉच बनाने लगी हो, कितनी खुशी की बात है। तब वो अंकल बोलते हैं कि हाँ, तुम क्रिम्सन नाम, भले ही तुम मिस स्कारलेट हो, तुम नहीं यूज़ कर सकती जब तक हमारा कोई ओरिजिनल चीज़ वहाँ पर लगा ना हुआ हो। तब वो बोलती है कि जो मैंने सिद्धांत इस्तेमाल किया है, यानी कि तरीका, वो क्रिम्सन फैमिली है उसी का है, तो ये नहीं हो गया ओरिजिनल कंटेंट। और वो बोलती कि इसे आप देखिए एक बार। वो थोड़ी घबराई हुई है, सोचती कि मैंने पहली बार बनाया है कुछ, और पहली बार किसे दिखा रही हूँ किसी को। और साथ में मैंने जो इसकी आवाज़ करती थी ये घड़ी पहले की, उसके डिज़ाइन के हिसाब से उसे कम भी किया है, तो देखते हैं इन्हें पसंद आती है कि नहीं। वो नर्वस हो जाती है और बोलती है कि अगर एक्सपर्ट्स को मेरा पसंद नहीं आया तो। तब वो शॉक हो जाती है जब वो लोग बोलते हैं कि जो आपने घड़ी बनाई है, ये क्रिम्सन वॉच है, उसकी तरह ये, या कहो तो उससे भी बेहतर है। वो लोग कहते हैं कि इसमें जो क्रिम्सन का प्रिंसिपल था उसे तो इस्तेमाल किया ही गया है, बल्कि ये उसका अपग्रेड वर्ज़न है, जो एक्सपर्ट्स भी नहीं डाल पाते, आपने वो कर दिखाया है। तब ये सब बोलकर वो इससे इजाज़त दे देते हैं और बोलते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं हमारा नाम क्रिम्सन इस फैक्ट्री का, क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है रिसर्च करने में। पर आराम से आँख बंद करके बैठी हुई होती है, सोचते हुए कि कितनी अच्छा लगता है ना जब आप किसी की मदद करते हो और लोगों के काम आते हो। मैं ऐसे ही लोगों की मदद करते रहना चाहती हूँ। तभी आवाज़ आती है स्कारलेट, और लोग आकर बोल रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है स्कारलेट। वो बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो लोग बोलने लगते हैं कि जो उस ज़माने की ट्रेन थी उसे ट्रैम बोला जाता था। वो लोग बोलते हैं कि उसे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, वो बिगड़ चुका है। तब स्कारलेट बोलती है बिल्कुल नहीं, ये करना इल्लीगल है, गैर कानूनी है। पिछले साल जो रॉयल एम्पायर है और जो
मुख्य पुजारी है चर्च के, उन्होंने ये आदेश निकाला है कि अब से ट्राम्स और बाइसाइकिल्स इन्हें इन्हें रिपेयर नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि जो ट्राम्स और बाइसाइकिल्स है, इसकी वजह से लोग सुस्त होते जा रहे हैं और जिसकी वजह से वो लोग काम-काज में कुछ अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। वो उन्हें बोलती है कि मैं जानती हूँ एक बहुत ही घटिया-सा कानून है, मगर अगर हमने किया तो हमें जेल जाना पड़ सकता है। और पिछली बार मैंने इसलिए उसे सही कर दिया था, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं जब जा रही थी तभी वो बिगड़ गया था उसमें। तब वो बच्चे बोलने लगते हैं, मगर अगर हमारे डैड और जो हमारे साथ में उनके काम करते हैं, वो लोग काम नहीं करेंगे तो तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग खाएँगे क्या? हम बस तुम्हें हम बस तुम्हारे बारे में ही सोच सकते थे स्कारलेट, प्लीज़ हमारी मदद करो। तब वो यहाँ पर सोचती है कि मैं एक जवान अभी शाही घराने से ताल्लुक़ रखती हुई लड़की हूँ। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर लोग एक इंजीनियर के बारे में क्या सोचते हैं। यानी वो एक इंजीनियर को कैसे देखते हैं। इसलिए मुझ पर उनका जो शक है वो नहीं गया था। तब वो सोचती है कि अगर मैं उसे ठीक करके वापस से भीड़ में ही शामिल हो जाऊँ, तो मुझे लगता है ये ठीक रहेगा। वो बोलती है तुम छोटे ट्रबल मेकर्स यानी तुमने मुसीबत खड़ी कर दी। तो वो बोलती है हमने कोई मुसीबत नहीं खड़ी करी है। वो बोलती है चलो, कहाँ पर है वो ट्राम? तो वो लोग पहुँच गए और दोनों बच्चे चिल्लाने लगते, डैड देखो हम लोग स्कारलेट को लेकर आ गए हैं। तो उसके डैड घबरा जाते हैं उन दोनों बच्चों के और बोलते हैं स्कारलेट आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? तब बच्चे चिल्लाने लगते कि वो मशीन ठीक करना जानती है इसलिए हम लोग इसे यहाँ पर लेकर आए हैं। तब वो बोलते कि मैंने तुमसे कहा था ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, तुम ऐसे ही उनसे बात नहीं कर सकते और तुमने यहाँ पर क्यों लाया उन्हें मुसीबत खड़ी करने के लिए? तभी स्कारलेट बोलती है कि मिस्टर डॉवेल। तब वो बोलते हैं कि मिस स्कारलेट मुझे माफ़ कर दीजिए, ये बच्चे नहीं जानते कि कानून क्या है। वो बोलती है ठीक है, मगर आप क्या मुझे कुछ औज़ार दे सकते हैं? और वो लोग काम पे लग जाते हैं। तभी वो देखती है कि बस ये गियर काम नहीं कर रहा है और चल नहीं रहा है। अगर मैं इस गियर को ठीक कर दूँ, तो चल सकती है ये गाड़ी। तब वो सोचती है मन में कि मुझे थोड़ा बहुत याद है कि ट्रैम को कैसे ठीक किया जाता है, वो टेक्निकली होता कैसा है। जो मेरे दीवार पर घर पर तस्वीरें लगी थी, मैंने वो देखकर उसे जाना है। भले ही थोड़ा अलग हो घड़ियाँ ठीक करने के मुकाबले में। और वो सोचते कि मुझे खुशी है कि मैं मदद कर पा रही हूँ इनकी और वो ठीक करने में लगी हुई है अभी भी। फिर आखिरकार वो ठीक हो ही जाता है और वो बोलती है, "लो, हो गया।" वो बोलती है, "एक बार आप इसे चालू करके देखिए।" तब वो बोलता है, "ठीक है मैडम" और वो चालू करने लग जाता है उसे। तब वो बहुत खुश हो जाता है कि, "ये तो चल रही है मिस, थैंक यू।" वो दोनों बच्चे उसे गले लगा लेते हैं, "स्कारलेट तुम सबसे अच्छी हो।" तब जो डॉवेल है वो पूछता है कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपको कैसे रिटर्न में कुछ दे सकता हूँ? वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ आपकी मदद करके और आपने इन बच्चों के साथ में बहुत अच्छे से जो रहते हैं, बस वो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तो वो बोलता है कि मैं ऐसा ही करता रहूँगा। तभी अचानक से कोई आता है और बोलता है कि पुलिस आ रही है। वो टॉवेल बोलता है कि उसे जाकर आप ड्राइवर के लॉन्ज में छुप जाइए मिस। वो ठीक है बोलकर भागने लगती है। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर स्कारलेट छुपी हुई है, घबराई हुई-सी और पुलिस आ चुकी है और बोलती है कि हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ की जो ट्राम है वो रुक गई है और हम लोग चेक करने आए हैं, क्या ये खराब हो चुकी है? तब डॉवेल बोलता है कि अरे तुम तो ऐसे ही आ गए, ये तो बस इसका जो फ्यूल था वो ख़त्म हो गया था और ये ऐसे ही रुक गई थी। और वो बोलता है कि वैसे भी मुझे नहीं लगता है इस देश में अभी कुछ लोग भी बचे होंगे जो ट्राम को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन्हें फांसी पर चढ़ाया जाता था, जो भी टेक्नोलॉजी को लेकर अपग्रेडेशन ऐसा कुछ करते थे। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी क्योंकि एक पाप है। वो लोग बोलते हैं अगर हम लोग यहाँ पर आ ही गए और हमें रिपोर्ट मिली है तो हम लोग थोड़ी छानबीन करेंगे ही। और हम देखते हैं कि विक्टर आ चुका है। डॉवेल उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि
आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं ऑफिसर? वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस गंदे मैले कपड़े हैं वहाँ पर। पर वो काँपने लगा है अब डर के मारे टॉवेल, यहाँ पर जहाँ पर अब स्कारलेट छुपी हुई है। विक्टर आ चुका है वहाँ पर। वो सोचता है कि यहाँ पर सच में कुछ नहीं है, बस कपड़े रखे हुए हैं। तब वो अपनी नज़रें घुमाकर उस तरफ देखता है और वो स्कारलेट को पकड़ लेता है। वो बोलती है विक्टर। तब वो सोचती है हाँ, जो नेवी के ऑफिसर्स हैं, उन्हें कोई काम नहीं रहता है तो वो पुलिस के तौर पर दूसरी जगह पर पेट्रोलिंग करने आते हैं और इन्वेस्टिगेशन करने। सभी लोगों में से मैं विक्टर से क्यों टकरा गई, वो सोचने लगती है। वो सोचती है कि मैंने सोचा था जब तुम एक दिन पेट्रोलिंग करते होगे पूरे अपने कैपिटल में, तब मैं कहीं तुमसे टकरा जाऊंगी, मगर वो दिन आज ही होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और विक्टर यहाँ पर कुछ बोलता नहीं है, बस उस पर गन रख देता है और बोलता है गुड बाय स्कारलेट। तभी फायरिंग की आवाज़ आती है, सब लोग डरे हुए, बच्चे रोने लगते हैं और विक्टर शायद बाहर आ रहा है। वो सभी लोगों से बोलता है सभी चलो बाहर। वो लोग बोलते हैं हाँ सर। वो डर के मारे नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है डॉवेल। सभी लोग डरे हुए स्कारलेट को ढूंढने लगते हैं कि आप कहाँ पे हैं मैडम। वो बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। पर हम देखते हैं कि स्कारलेट ठीक होती है और वो बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ एकदम। डॉवेल बोलता है कि मुझे लगा मेरी वजह से तुम मर जाओगी, और बच्चे भी रोने लगते हैं। तभी वो बच्चे बोलने लगते हैं तुम अभी यहाँ पर कभी मत आना और ना ही कभी ट्राम ठीक करना। स्कारलेट देखती है उस दीवार को जो चकनाचूर हो गई है। वो सोचती है कि विक्टर, तुमने मुझे आखिर बचाया क्यों? तुम ऐसे तो नहीं लगते जो नज़रअंदाज कर दोगे चीज़ों को, क्योंकि मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। और वो प्रीस्ट यहाँ पर फिर से उसका सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि दवाइयाँ जो कि इंसान ने बनाई है अपने बॉडी को आराम देने के लिए, जब उन्हें ऊपर वाला तकलीफ दे रहा है तो ये आराम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये पाप है। और बोलता है कि जो तुम्हें ईश्वर ने दर्द दिया है उसे सहना सीखो हंसी के साथ में। और यहाँ पर आ चुका है विक्टर। सब जगह पे वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ हो जाए सबके सब, क्योंकि पुलिस आ चुकी है और यहाँ मची है बहुत बड़ी तबाही। विक्टर वहाँ से अंदर घुसते हुए लोग फायरिंग कर रहे हैं और वो प्रीस्ट जो यहाँ पर अपने काम में लगा हुआ था, उसके हाथ से वो डर के मारे काँपने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कैप्टन? तब वो बोलता है कि तब विक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करने आया हूँ। जो प्रीस्ट है उसे नहीं पता कि उसने क्या जुर्म किया है, या फिर वो सोच रहा है कि उसने जो पहले स्कारलेट के साथ किया है उसकी वजह से विक्टर आया है। तो वो माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं उस इंसिडेंट के लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तब विक्टर उसे घूर कर देखने लगता है और नेक्स्ट सीन में स्कारलेट को दिखाया जाता है जो कि अपने शॉप पहुंच गई है, बहुत थकी हुई सी और डरी हुई सी। एंड्रे पूछता है तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई बॉस यहाँ पर आने? वो बोलता है तुम जानती हो ना, तुम जब तक आओगी नहीं तब तक मैं घर नहीं जा सकता और मुझे घर जाना है। वो बोलती है कि तुम चले जाते मेरे आए बिना ही घर। तब वो बोलता है कि तुम जानती हो मिस कि तुम जिस इसमें पढ़ रही हो बहुत खतरनाक चीज़ है। तो स्कारलेट हंसने लगती है और बोलती है कि तुम्हें क्या मेरी चिंता हो रही थी? तब वो बोलता हुआ जाता है कि खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। तब वो बोलती बाय। यहाँ पर फिर स्कारलेट खाना खाने बैठ जाती हैं। फिर वो नहाने लगती हैं। वो सोचने लगती है कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगी, और इतने समय बाद जब उसने मुझे पहली बार देखा तो वो इतना शांत था और बहुत ज़्यादा पत्थर दिल भी। ऐसा जैसे कि उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। फिर वो सोचती है लेकिन आज उसने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मुझे वो उसका कर्ज़ चुकाना पड़ेगा। तो स्कारलेट यहाँ पर नहा कर निकल कर आ जाती है और सोचती है कि कितना बड़ा दिन था, मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है। तभी पीछे से आवाज़ आने लगती है। वो सोचती है कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है?
तो स्कारलेट ऊपर से खड़ी हुई देखती है अपनी खिड़की से, तब देखते हैं हम लोग यहाँ पर जो गाड़ी आई है वो पुलिस की लग रही है। तो ये नेवी की गाड़ी आई है और यहाँ पर स्कारलेट पर्दे को हटाकर देखती है कि ये तो नेवी की गाड़ी है और जो ये आदमी नीचे खड़ा हुआ है वो विक्टर ही है और वो उसे देख लेती है। वो विक्टर को देखकर चौंक जाती है और डर के मारे नीचे छुप जाती है। वो सोचती है कि मुझे लगता है एक्टिंग करनी चाहिए कि मैं सो गई हूँ, लेकिन दरवाजे पर खटखटाहट होने लगती है कि दरवाज़ा खोलो स्कारलेट, मैंने तुम्हें देख लिया है। तब स्कारलेट दरवाज़ा खोलती है और सामने विक्टर खड़ा हुआ है। विक्टर उसे देखने लगता है और बोलता है, बहुत समय हो गया ना स्कारलेट। तभी वो खून के छींटे देखती है और बोलती है, खून? क्या इसे कुछ चोट लगी है? वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और वो कौन है? और एक आदमी बोलता है, कैप्टन। और यहाँ पर मुझे लग रहा है वो प्रीस्ट को लेकर आया है। तो हाँ, वो प्रीस्ट को मारकर यहाँ पर लेकर आया है। वो डर जाती है कि फादर डेल्फियो, इनके साथ ये क्या है ये सब? तब विक्टर अपनी सिगरेट को छोड़ता हुआ बोलता है कि ये मर्डरर है और इसने कई लोगों की जान ली है। वो बोलता है कि हमने वहाँ पर रेड मारी और जैसे ही इसने मैं मुझे देखा, ये काँपने लगा और इसने सारी बातें तुम्हारे बारे में बता दी। मैं तो तुम्हारे लिए गया था वहाँ पर और मैंने वो रूम भी देखा जहाँ पर तुम ठहरी हुई थी वहाँ पर। मुझे तो वो कैदियों से भी बदतर जगह लग रही थी। बुखार हो गया था तुम्हें इसलिए क्या? तब वो बोलता है कि तुमने मुझे कभी कहा नहीं कि तुम कैसी हो और कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हो। मैं तुम्हारा पति हूँ ना, तुमने इसके बारे में मुझे कभी क्यों नहीं बताया स्कारलेट? क्यों तुमने नहीं बताया कि ये तुम्हें इतनी तकलीफ़ दे रहा था, कि तुम्हारी मरने की हालत हो गई थी और तुम्हें बदतर सी जगह पर रखा था उसने? क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ स्कारलेट? तब उसे याद आता है कि उसने प्रीस्ट ने कहा था कि तुम ये एग्रीमेंट साइन कर दो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी और उसने उसे पैसे भी दिए थे इसके लिए, जो उसके भाई के आँख के लिए बहुत ज़रूरी थे। उसे वो सब कुछ याद आता है जो उसका भाई बोलता है कि हम लोग सब शॉप में चलेंगे, दोनों जन। वो सोचती है कि मैंने इसलिए नहीं बताया तुम्हें क्योंकि मुझे इसके पैसे मिल रहे थे और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या होता? तब वो बोलती है कि क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती थी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ऐसे किसी इंसान को फ़र्क भी क्या पड़ेगा जिसने अपनी खुद की पत्नी को एक ऐसी जगह पे भेजा हो। तब विक्टर बोलने लगता है, क्या तुमने मुझसे डिवोर्स इसलिए माँगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर भेजा था? यहाँ पर स्कारलेट बोलती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया जब तक हमारी शादी हुई थी, उन 2 सालों में। मैं तुमसे प्यार तो करती थी पर मैं डिवोर्स भी चाहती थी और तुम मुझसे ये सब अब क्यों पूछ रहे हो? उस वक़्त तो तुमने बिना कुछ कहे ही साइन कर दिया था। मुझे लगा शायद चुपके से तुम भी मुझसे डिवोर्स चाहते हो। तब वो कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था? वो यहाँ पर बोलती है उससे कि तुम्हें अगर मुझसे थोड़ा-सा भी प्यार होता तो तुम सोचते या कुछ कहते कि हमें बैठकर एक बार बात करनी चाहिए। मैंने इतना लंबा सोचा था कि मैं क्या बोलूँगी? मैं क्या कहूँगी तुमसे जब तुम मुझसे पूछोगे कि कुछ अपने जो एक्सप्रेशन है उसे चेंज किए हुए ही पेपर पे साइन कर दिया। शायद से तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैंने ये डिसीज़न क्यों लिया है। तब विक्टर सोचता है कि ऐसा लग रहा है तुम सच-सच सब कुछ कह रही हो, मगर ऐसा भी दिखा रही हो कि तुम ना चाहते हुए भी कुछ छुपा रही हो। तब विक्टर अगला सवाल पूछता है कि क्या इसमें मेरे डैड भी इन्वॉल्व थे? क्या उन्होंने जानबूझ के तुम्हें ऐसी जगह पर भेजा जहाँ पर तुम्हारे साथ बदसलूकी की जाती है? और मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर क्या होता है आखिर। और फिर भी तुमने लेटर में कभी इस सब बारे में लिखा ही नहीं। क्या हुआ है तुम्हारे और मेरे डैड के बीच में? तब वो बोलते हैं कि तुम लॉर्ड ग्रिगोरी को बीच में क्यों ला रहे हो, यानी कि विक्टर के डैड। और वो सोचती है कि तो इसका मतलब तुम लेटर पढ़ रहे थे मेरे।
वो बोलती है, अगर तुम मुझसे ये सब पूछ ही रहे हो, तो मैं भी तुमसे एक चीज़ पूछती हूँ कि तुम जानते नहीं थे कि तुम्हारे डैड मुझसे नफ़रत करते हैं और वो मुझे चाहते नहीं थे कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूँ और वो मुझे अगर भेजेंगे, तो तुम्हें नहीं लगता वो ऐसी किसी जगह पर ही भेजेंगे जहाँ पर मैं सही से रह ना पाऊँ? तुम जानते नहीं थे? तब विक्टर बोलता है, अच्छा तो तुम अब ये कह रही हो कि सारी गलती मेरी है, कि मैंने ध्यान नहीं दिया? तब स्कारलेट बोलती है, सही कहा, सारी गलती तुम्हारी है, इसलिए हमारा डिवोर्स हो गया। तब विक्टर अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ठीक है। वो वहाँ से जाने लगता है। वो सभी लोगों से बोलता है कि वापस चलो, तो वो लोग जाने लगते सभी। तब उनमें से एक आदमी बोलता है, कैप्टन इसका क्या करना है? तो विक्टर बोलता है कि ये सीरियल किलर है, इसे ऐसी जगह भेजो जो नर्क से भी बदतर हो और इसे इतना टॉर्चर करना कि ये याद रखे। और वो उसे वहीं पर मारने लगता है। स्कारलेट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए, पर स्कारलेट डरी हुई है। तब वो सोचती है कि विक्टर, मैंने सोचा था बस तुम्हारी आँखें वही थोड़ी बेरहम सी दिख रही हैं, मगर ऐसा लगता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेरहम हो गए हो। वो सोचती है कि मैंने सोचा था कि ये बहुत शांत इंसान है और पत्थर की तरह खड़ा हुआ बिना किसी इमोशन के, मगर आज इसके अंदर से इतनी नेगेटिविटी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं कौन ही हो गया है, ये ऐसा क्यों बन गया है। सुबह हो गई है और यहाँ पर स्कारलेट आई है उस बेकरी में जो उनके दुकान के बिल्कुल सामने थी। तो स्कारलेट यहाँ पर ब्रेड खरीदने आई है। तब वो बोलती है, अच्छा तुम्हारे भाई के फेवरेट, क्या तुम घर जाने का सोच रही हो? तो वो बोलती है, हाँ। और पूछती है कि कल रात को तुम्हारे घर के नीचे नेवी के लोग क्यों आए हुए थे, स्कारलेट? तब वो बोलती है कि जो मेरे एक्स हस्बैंड है वो कुछ देर के लिए आकर रुके थे, बस ऐसे ही। तो वो लोग ऊपर से नीचे आ जाते हैं और सभी चिल्लाने लगते हैं, एक्स हस्बैंड? वो उसे बोलने लगते हैं कि प्लीज़ हमें बताओ क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, देख रहे हो ना आप, मेरे पास टाइम ही नहीं बिल्कुल, मैं जा रही हूँ, बाय। तो वो बोलती है, नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज़ हमें बता कर जाओ। तब स्कारलेट सोचती है कि लोग इस देश के विक्टर को बहुत चाहते हैं। यहाँ पर उसके भाई को दिखाया जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? तब वो बोलता है कि मैं जो डम्पलेट है, मैं उनका मैनेजर हूँ, एस्टेट मैनेजर। मैं स्कारलेट से मिलने आया था, मगर वो वहाँ थी नहीं शॉप में, तो मैंने सोचा कि क्या वो यहाँ पर है? बोलता है कि सही वक़्त पर आए हो, वो कुछ देर में आने ही वाली है। तब वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये लो, ये डॉक्यूमेंट स्कारलेट को दे देना। तब वो बोलकर जाता है कि ध्यान रखना कि उनके हाथ में ही जाएँ ये डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पर वो आदमी खड़ा हुआ सोच रहा है, दूसरा वाला जो यानी कि कज़िन है स्कारलेट का, बोलता है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इनको शर्म है क्या बिल्कुल भी? और वो उसका कज़िन बोलता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर उस लड़के को यानी कि स्कारलेट के भाई को इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए तो। जो यहाँ का रियल ओनर है इस घर का, वो लोग नहीं हैं, बल्कि मैं हूँ, आर्लेंड क्रिम्सन, यानी कि स्कारलेट का कज़िन। यहाँ पर स्कारलेट आ चुकी है। तब उसका भाई उसे दरवाज़े पर ही रोक देता है और बोलता है, रुको अभी मत आना। और हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्नाल्ड है यानी कि स्कारलेट का कज़िन, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है स्कारलेट का। वो बोलता है कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ़ तुम्हें डिवोर्स मिला है और तुम्हें इतनी बड़ी जायदाद मिली है और तुमने इसकी ज़िक्र भी हमसे किया नहीं। वो डर जाती है और बोलती है, क्या? तो स्कारलेट पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि जैसा कि विक्टर को पता चल गया कि वहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर आप देखे थे कॉन्वेंट में स्कारलेट रह रही थी। तो जो उसने जो नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट साइन किया था, वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि विक्टर को पता चल गया है। तो आप जो आपने इतना ज़्यादा पैसा लिया था, उसे आपको पूरा वापस करना पड़ेगा, जिसे नोटिस आया है। और स्कारलेट का कज़िन यहाँ बोलने लगता है, हम सबको पता चल गया है तुम कितने पैसे छुपा रही थी यहाँ पर। और वो बोलने लगता है कि तुम्हें तो मेरे डैड पर भी दया नहीं आई, जिसने तुम्हें पाला, बिना तुम माँ-बाप के थे। तो तुम
इस एग्रीमेंट को लेकर कैसे तुम पे भरोसा कर सकते हैं? तब स्कारलेट बोलती है कि अगर तुम्हें पूरी बात पता नहीं है तो बोलो मत। तब वो बोलता है कि अगर देखो तुम्हें इतने सारे पैसे मिले तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पूरे परिवार के साथ उसे मिल बाँट के र रखना चाहिए था? और वो बोलता है कि हमसे तो कहा मगर खुद के भाई से भी छुपाया। तुम कितनी पत्थर दिल हो, तुम्हें तो। और वो उसके ऊपर हाथ उठाने लग जाता है। तब स्कारलेट का भाई उसे रोकता है। वो बोलता है कि शांत हो जाओ। तो वो बोलता है आइज़ैक। आइज़ैक ने उसके हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिए हैं। वो बोलता है छोड़ो, मेरा ऐसा लग रहा है हाथ टूट जाएगा। वो बोलता है कि तुम बस कज़िन हो और हम दोनों भाई-बहन। तुम्हें नहीं लगता हम दोनों को ये बीच मिलकर हैंडल करना चाहिए? तब वो स्कारलेट को लेकर जाने लगता है। तब उसका कज़िन बोलता है कि इसके इसकी बातों में मत आना आइज़ैक, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। और यहाँ पर जो स्कारलेट का भाई है, वो बोलता है चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ। तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या आइज़ैक भी उनसे मिला हुआ है? और यहाँ पर वो अपना हाथ पकड़े हुए खड़ा है और बोलता है कि ये इतना बड़ा कब हो गया? अभी मैं देखने जाऊँ तो ये तो मुझसे भी लंबा और बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खुद पर काम कर रहा था उस छोटे से कमरे में। वो बोलता है कि आराम से बैठ जाओ स्कारलेट। उसका भाई पूछता है कि जो तुमने दवाई खरीदी, उसका खर्च कितना हुआ स्कारलेट? तो स्कारलेट बोलती है वो ज़्यादा नहीं था। और उसका भाई बोलता है फिर भी कितना था? वो बोलती है कि पहले हम लोग ब्रेड खा लें, मैंने तुम्हारी पसंद का लाया है। यहाँ पर उसका भाई सोचने लगता है कि हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर होके ही जी रहे थे, मगर अब लग रहा है कि मैं जैसे उस पर बोझ बनता जा रहा हूँ। अगर ये सब नहीं हुआ होता, मैं नहीं होता तो स्कारलेट को ये सब एग्रीमेंट साइन करना ही नहीं पड़ता और ना ही अंकल और आंटी से इतना सब कुछ सहना पड़ता। फिर स्कारलेट उसे निकाल कर ब्रेड देती है। तब वो बोलता है कि स्कारलेट तुम्हारी उँगलियाँ इतनी पतली कैसे हो गई हैं? क्या तुम्हें इतना स्ट्रेस है मेरी दवाई की वजह से कि तुम खाना ठीक से नहीं खा रही? और बोलने लगता है कि अगर बस मैं नहीं होता यहाँ पर। तब स्कारलेट बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है। शॉप में बहुत भीड़ रहती है ना, इसलिए मैं खा नहीं पाती हूँ समय पर खाना और कई बार तो खा ही नहीं पाती हूँ। मगर मैं सच कहूँ तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ पर स्कारलेट सोचती है कि बस मुझे इसी बात का दुःख है कि मैं तुम्हारी आँखों में कुछ बदलाव नहीं देख रही हूँ। वो बोलती है कि वो जो बात थी एग्रीमेंट की वो झूठी है। ज़रूर उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं कल ही जाकर डम्पफ्लेट जो मैंशन है वहाँ जाकर बात करती हूँ। तुम ये केक खाओ, कितना अच्छा बना है ना? अगला दिन और स्कारलेट आ चुकी है डम्पफ्लेट मैंशन में और वो आकर बोलती है कि आप कैसे डैड? मैंने आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे वो उसे देखा। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो डॉक्यूमेंट्स विक्टर ने नहीं उसके डैड ने भेजे थे। और उसका डैड बोलता है कि विक्टर का मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। वो बोलता है कि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने तुम्हें जानबूझकर ऐसे प्री प्रीस्ट के पास भेजा है? ऐसा लगता है कि जैसे कि सारी गलती मेरी है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसे बर्ताव किया। तब वो बोलती है कि मैंने वो विक्टर से नहीं कहा, विक्टर को खुद पता चला है। तो तब उसका डैड बोलता है कि अच्छा तुमने नहीं कहा, तो तुमने उन्हें पैसे दिए होंगे। और जो प्रीस्ट है उसे यही बोलकर तो गिरफ्तार किया गया है कि वो लोगों को हरास करता था और उसने कई लोगों को मारा है। कौन बता सकता है उसे? चलो तुमने नहीं बताया मगर तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जो अब तक मुझ पर दया करता था, वो मुझसे चिढ़ रहा है और उसे मुझ पर गुस्सा आ रहा है। वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता मेरे बेटे के साथ खराब हो गया है। अगर तुमने वो वादा नहीं तोड़ा होता। यहाँ पर स्कारलेट सोचती है कि ऐसा लगता है कि इसकी आँखों में कोई वजह नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। ये जानता ही नहीं कि लॉजिक क्या है। तब स्कारलेट सोचती है कि जब भी ये गुस्सा होते हैं तो लॉजिक किसी काम नहीं आता और हमेशा मुझे वही चीज़ करनी पड़ती है जो ये चाहते हैं और मुझे आज वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो काम करता है इन पर।
भले ही विक्टर को गुस्सा आता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। वो ज़मीन पर बैठकर माफ़ी मांगने लगती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको गुस्सा दिलाया। और उसका डैड खुश होता है। तब हम देखते हैं विक्टर आ गया है और वो बोलता है स्कारलेट। वो छुपकर अभी देख ही रहा होता है, यानी विक्टर वहाँ पर आया है, ये इसके डैड को भी पता नहीं चला है। और इसके डैड बोलते हैं अच्छा, तो मैं तुम्हारी सिंसियरिटी देख सकता हूँ जब स्कारलेट उनसे माफ़ी मांगने के लिए ज़मीन पर बैठती है। तब वो बोलता है कि तो जाकर विक्टर को समझाओ कि वो जो प्रीस्ट है उसने तुम्हें खुद से तुम्हें हरास किया था, ना कि मेरे कहने से। और जो तुम्हें बीमारी भी हुई वो सिर्फ तुम्हारा शरीर ही ऐसा इसलिए हो गई, ना कि उसकी वजह से। तब स्कारलेट बोलती है समझ गई। तभी पीछे से आवाज़ आती है और बोलता है कि वो शायद वो विक्टर ही है, और वो बोलता है कि मान ही नहीं सकता मैं इसे। वो दोनों उस तरफ देखने लगते हैं। उसके डैड अब देख लेते हैं विक्टर को। तब विक्टर पीछे पलटकर जाने लगता है। ये सब सुनकर उसका डैड चिल्लाता है, क्या कर रही हो तुम, समझ नहीं आ रहा है? जल्दी करो, उसका पीछा करो, उसके पीछे पीछे जाओ। तो स्कारलेट विक्टर के पीछे भागती है और वो उसके हाथ का वो जो कपड़ा है वो पकड़ लेती है। वो यहाँ सोचती है कि जब तुमने मुझे अपने वाइफ के तौर पर चुना था, मैं बहुत एक्साइटेड थी और डरी हुई भी, क्योंकि जो तुम्हारे पास था, ये ऐशो आराम, ये शोहरत और ये दौलत, ये मैंने जिसको भी देखा सबसे ज़्यादा था। तो मैं चिंता में थी और खुश भी कि इतना अच्छा पति मुझे मिल रहा है। उनका शादी का वो समय दिखाया जाता है यहाँ पर एक सीन, जहाँ पर वो बोल रही है कि प्लीज़ मेरा ख़्याल रखिएगा माय लॉर्ड, और अपना हाथ उसके हाथ में देती हैं। और हमारी शादी हो गई, मगर तुम कभी मेरे करीब आना ही नहीं चाहते थे। क्या तुम मुझे अभी भी बच्ची समझते हो? अगर मैं तुमसे कुछ कहूँगी तुम उसका बुरा तो नहीं मान जाओगे ना? वो कहती है अपने मन में कि मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझसे प्यार करे। तब सुबह हो जाती है और उस अपनी आँखें खोलती है। विक्टर सामने खड़ा हुआ। वो उससे पूछती है क्या तुम बाहर जा रहे हो? तब वो कहता है कि मुझे कुछ काम दिया गया है और मैं समुद्र में ही रहूँगा कुछ टाइम के लिए। तब वो बोलती है एक मिशन? तब वो बोलता है हाँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को सही करना है। तब वो बोलती है कि अपना ख़्याल रखना माय लॉर्ड। वो ठीक है बोलकर निकल जाता है और उसके 1 महीने बाद जब वो वापस आता है, तब स्कारलेट आकर उससे पूछती है कि बहुत मुश्किल हुआ होगा ना? तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, थक गए होगे तुम। क्या मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊँ? तब वो बोलता है कि तुम मुझे माय लॉर्ड क्यों बुला रही हो? तब स्कारलेट बोलती है क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? तो सर विक्टर कैसा रहेगा? तब जो विक्टर है वो बोलता है कि बहुत ही शर्म की बात है कि तुम्हारा एजुकेशन ऐसा हुआ है क्रिम्सन फैमिली में। तब वो बोलती कि मेरी पेरेंट्स की इंसल्ट मत कीजिए। मगर वो बोलता है कि तो क्या बात है, अपनी बेटी को एक नौकर के तौर पर पालना? तब वो चिल्लाकर बोलती कि ऐसी बात कुछ नहीं है, और वो ज़ोर से चिल्ला देती हैं। फिर उसे जैसे ही एहसास होता है तो वो अपने मुँह पर हाथ रख लेती है और वो विक्टर को देखने लगती है उसके रिएक्शन को। तब वो देखती है कि उसका पति जो है वो बेल्ट निकालने लगता है अपना, और जैसे-जैसे वो बेल्ट निकालने लगता है यहाँ पे स्कारलेट डरने लग जाती है। उसे उसी से मारा गया था, जब ये बोलकर कि लगता है तुम्हें अभी तक होश नहीं आया है, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी पड़ेगी, तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और कोई उसे मार रहा है। वो डर जाती है ये सब देखकर, उसके हाथ काँपने लगते हैं और ये सब सोचकर वो ज़मीन पर बैठ जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे पलटकर बात की। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे मत मारना। तब विक्टर बोलता है कि अपने पति को कभी माय लॉर्ड या सर कहकर नहीं बुलाते हैं। मुझे मेरे नाम से बुलाओ, ठीक है? फ़ॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कैसे जीते आ रही हो, मगर फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी मारूँगा नहीं, और ये बात का याद रखना कि कभी किसी के सामने झुकना नहीं। अपनी आँखें ऊपर करो और मेरी तरफ देखो, तुम मेरी वाइफ़ हो। तुम जाओ, सो जाओ। सोचती है कि तुम्हारा ये सब कुछ कहना
इतनी अच्छी-अच्छी बातें। मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुमसे प्यार करने लगी। यहाँ पे उनका आज का वक़्त दिखाया जाता है। वो उससे बोलती है कि वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो मैं घुटनों पर आऊँ अपने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वैसे भी मेरे पास कभी कोई इज़्ज़त थी ही नहीं। तब वो बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। वो कहती है कि अब सारी बातें जो सामने आ ही गई हैं, तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे दे दो। और तुम्हारी पत्नी की तरह रहना बहुत मुश्किल था। जब मैं डिवोर्स नहीं हुई तब भी और डिवोर्स होने के बाद जब तलाक हो चुका है, तो उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं, तुम देख ही सकते हो। पर विक्टर जाने लगता है। वो बोलती है, तुम क्या सुन भी रहे हो मुझे विक्टर? जब वो उसके पीछे-पीछे जाती होती है तो विक्टर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर जो स्कारलेट है वो पूछती है, तुम कर क्या रहे हो? तब विक्टर बोलता है कि मैं जानना चाहता था कि तुम किस हद तक जा सकती हो। वो कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके सामने घुटने टेकने चाहिए जिसके पास वो है? तब स्कारलेट बोलती है, तो ऐसी बात है? तो वो बोलता है कि हाँ, और तुम उस तरह की इंसान हो जिसने मुझे हमेशा डिस्गस्टेड फ़ील कराया है। वो बोलता है कि बोलता है कि तुमने कहा कि मैंने डिवोर्स पेपर इसलिए साइन कर दिया बिना कुछ कहे क्योंकि मैं तुमसे डिवोर्स चाहता था। तब स्कारलेट बोलती है, हाँ, तुम चाहते थे कि मुझे डिवोर्स दो तुम। विक्टर बोलता है, तो मुझे क्या करना चाहिए था उस सिचुएशन में, हाँ? तुम्हें मैं पागलों की तरह एक कमरे में लॉक कर देता, वो चलता? तब यहाँ पर स्कारलेट सोचती है कि विक्टर बदल गया है। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर जिस पर कोई भाव नहीं आते थे, आज उस पे इतना गुस्सा दिख रहा है मुझे। वो कहता है कि आगे, मैं जानता था कि तुम और मेरे डैड कुछ छुपा रहे हो मुझसे, मगर मैंने इंतज़ार किया कि तुम मुझे कहोगी खुद से। मगर तुम बीच रात में आई और डिवोर्स पेपर मुझे दे गई जब मैं ड्रंक था, और पेपर लेकर तुम बाहर भी चली गई। तो मैं क्या कर सकता था? तब स्कारलेट बोलती है, तुमने कहा ड्रंक थे तुम और तुम इसलिए कुछ नहीं कह पाए। तब विक्टर बोलता है कि हाँ, मैं ड्रंक था, मैं अपने सही दिमाग में नहीं था। तब वो कहती है कि तुम कम से कम पूछ सकते थे, क्यों? तब विक्टर बोलता है कि चाहे कुछ भी बात हो, तभी मैं अपने सही दिमाग में नहीं था। तब स्कारलेट बोलती है, तुम तुम्हें लगता है कि हमें सही दिमाग में होने की ज़रूरत होती है जब हम किसी से प्यार करते हैं और हम उसे गुड बाय कह रहे हैं हमेशा के लिए? यहाँ पर वो सोचने लगती कि जो सोशल पार्ट, यहाँ पर लोग तरह-तरह की बातें करते थे मेरे बारे में कि मैं कितनी भोली दिखती हूँ या मैं अनाथ हूँ इसलिए, वगैरह-वगैरह। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुमने कैसी ज़िंदगी जी है, मगर तुम्हें नहीं लगता एक हस्बैंड और एक वाइफ़ के बीच में कुछ इमोशंस होने चाहिए थे? तब विक्टर कह नहीं चाहता होता है, तभी एक आदमी बोलता है कि कोई आया है, और कोई और नहीं बल्कि फ्रैन आया है, यानी कि डम्पलेट फैमिली का जो लॉयर है, और वो कुछ पेपर्स लेकर आया है अपने साथ में। तब वो कहता है कि मैंने सारी बातें कर ली हैं जो वो एग्रीमेंट में हुई थी, और मैं वो सारे पैसे आपको देता हूँ एलिमनी के तौर पर डिवोर्स के। आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है स्कारलेट। तब स्कारलेट वो देखने लगती है और बोलती है मन में कि तो तुम जानते थे सब कुछ, हाँ? वो उसे देखते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए सब कुछ कितना आसान है। वो बोलता है कि तुम भी इसे आसान कर सकती थी अगर तुम मुझसे कुछ छुपाती नहीं तब। वो बोलती है कि मैं नहीं जानती, मुझे चलना चाहिए, और वो सोचती है कि उस इंसिडेंट के बाद वैसे भी तुमने कभी मुझे तुम पर निर्भर होने के लिए कोई चांस ही नहीं दिया। तभी जो विक्टर है वो बोलता है कि ब्लाइट, यानी उसका सेक्रेटरी, क्या तुम बाहर ही हो? जल्दी से एक कैरेज तैयार करो क्रिम्सन फैमिली के लिए। तो हम देखते हैं कि दोनों ही उस बग्गी में बैठकर जा रहे हैं। तब विक्टर निकाल कर स्मोक करने लगता है। तब वो पूछती है कि तुम तो अंदर स्मोक नहीं करते थे? तब वो कहता है कि जो मेरी वाइफ़ है, मैं उसके सामने स्मोक नहीं करता हूँ, और यहाँ पर कोई मेरी वाइफ़ नहीं है तो मैं कर सकता हूँ।
तब वो खाँसने लगती है और बोलती है, हाँ, जो मर्ज़ी चाहिए वो करो। वैसे भी अब हम सिर्फ़ अजनबी हैं। वो सोचती है कि ये सब तुम भले ही कह रहे हो विक्टर, पर मैं जानती हूँ तुम मुझे जानबूझ के परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। वो सोचती है तुम इतने उलझे हुए कभी नहीं थे, पहले भी। तभी वो नोटिस करता है कि उसे खाँसी आ रही है और बोलता है कि तुम्हें पहले ही कह देना चाहिए था कि मैं स्मोक ना करूँ, और वो उसे बुझा देता है। वो सोचती है कि विक्टर तुम बदल गए हो। जो पहले बंद दरवाज़े की तरह था बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि अब उसमें से थोड़े-थोड़े इमोशंस बाहर आ रहे हैं। वो कहती है कि विक्टर, क्या कुछ चल रहा है तुम्हारे साथ? और सोचती है कि कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम्हारे इमोशंस दिख रहे हैं बाहर, ये तुम नहीं हो। तब विक्टर बोलता है कि हाँ, मैं परेशान हूँ, क्योंकि मुझे मेरे वाइफ़ ने डिवोर्स दे दिया है। तब वो कहती है कि अभी की बातें बताओ। तब वो बोलता है कि हाँ, मुझे अभी-अभी पता चला कि मेरे डैड के साथ में उसने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था कि मुझे कुछ पता ना चले। ये सब सुनकर जो स्कारलेट है वो शर्मिंदा हो जाती है और विक्टर बोलता है कि वैसे देखा जाए तो मैं एक सिगरेट स्मोक करना तो डिज़र्व करता हूँ, और विक्टर उसे छोड़ने आया था। वो बोलता है अंदर जाओ तुम। जब वो जाने लगती है तो विक्टर फिर से स्मोक करने के लिए सिगरेट निकाल लेता है अपनी। तब वो उसे पीछे पलट कर देखती है स्कारलेट, और सोचती है कि मुझे लगा था मैंने एक ऐसे इंसान से शादी की जिसकी कोई कमज़ोरी नहीं है, एकदम परफेक्ट। मगर मैं अभी श्योर नहीं हूँ, कुछ बदल गया है तुम में। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हेवी स्मोकर है, जो अपने सिगरेट को दूर ही नहीं रख सकता। और हाँ, और एक बात, लॉजिक का तो छोड़ो, मुझे लगता है कि ये अपने इमोशंस को भी काबू में नहीं रख पा रहा है अब। या फिर ये इस वज़ह से कर रहा है क्योंकि मैं इसके लिए कोई मायने नहीं रखती, इसलिए ये कोई अपने इमोशंस मुझे दिखाना ही नहीं चाहता। तब उसका भाई बोलता है, स्कारलेट तुम आ गई? लगता है तुम्हारा जो केस था वो सॉल्व हो गया। तब स्कारलेट बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे पैरों की आवाज़ से ही वो पता लगा सकता हूँ। तो वो कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। तब उसका भाई बोलता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुबह इतना सब कुछ हुआ तो मैं तुमसे कह नहीं पाया। वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे खुद काम करना चाहिए और खुद के पैसे कमाने चाहिए। वो बोलता है कि मुझे बोर होता है यहाँ पर वैसे ही बैठे। मैं कुछ अगर कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो वो बोलती है, लेकिन तुम्हारी आँखें उसके आने का इंतज़ार करो। तब उसका भाई बोलता है, सॉरी स्कारलेट, मगर मुझे नहीं लगता कि कोई दवा मुझ पर काम कर रही है। मुझे लगता है हमें लूटा गया है। तो ये सब सुनकर स्कारलेट बहुत डर जाती है। सच कहूँ तो बात ये भी है कि चाहे वो कितनी भी चमत्कारी दवाई क्यों ना हो, मगर वो काम उतना नहीं कर सकती, जितना हम उससे सोच रहे हैं होगा। पर स्कारलेट बोलती है कि मगर भाई, कभी ना कभी तो। पर वो बोलता है, नहीं, सब ठीक है स्कारलेट, मैं ठीक हूँ, और मुझे एक नाव चलाने वाले का काम मिला है, 7th स्ट्रीट पर ही, और मुझे लगता है मैं वो कर सकता हूँ। वो उसे मनाने की कोशिश करता है। तब स्कारलेट बोलती है, सब ठीक है भाई, मगर आपको नहीं लगता कि क्रिम्सन जो फैमिली है, उसके लोग को घड़ियाँ बनानी चाहिए? उसका भाई बोलता है कि तुम वो काम करो स्कारलेट। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, एक अच्छा भाई बनना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि तुम मेरी बहन हो इसलिए। तब स्कारलेट रोने लगती है। वो सोचती है कि मैं जानती थी, मगर मैं बस उसे मारना नहीं चाहती थी, और यहाँ मेरा भाई वो जानते हुए और उसे मानता भी है, और वो आगे बढ़ रहा है ज़िंदगी में। यहाँ पर स्कारलेट बैठी हुई है और सोच रही है कि सुबह हो गई है, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। पर वो बीती हुई बातें को याद करती है। जब उसका भाई बोलता है कि हमें लूटा गया है, तब वो सोचती है कि तो मैंने विक्टर का सीक्रेट बताया किस लिए था उसे? अगर मैंने उसे इस दवाई के लिए बेच दिया, उस सीक्रेट को, तो ऐसा नहीं लगता कि मेरे भाई को अब तक देख लेना चाहिए था? वो
बैठी हुई होती है तभी पीछे से आवाज़ आती है, स्कारलेट तुम इतना फायर प्लेस यानी कि आग जली हुई है वहाँ पर इतने करीब क्यों जा रही हो उसके? तुमने ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया तो चलो आओ हमारे साथ ही कर लो। और वो उसे ब्रेकफ़ास्ट सर्व करने लगती है। तो स्कारलेट को ब्रेकफ़ास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तब लिली बोलती है कि तुम इतनी अच्छी हो, मुझे नहीं लगा था कभी मैं ऐसी एक नोबल फैमिली से रिश्ता रखूँगी, वो भी क्रिम्सन फैमिली से। तब वो बोलती है नोबल फैमिली? स्कारलेट बोलती है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ दोस्ती करके लिव। वो बोलती है कि क्रिम्सन फैमिली ने तो बहुत सारे रुपए कमाए होंगे ना? तो तुम यहाँ पर क्यों काम कर रही हो इतनी छोटी-सी गली में? क्या ये कोई ब्रांच है? तब वो उसे बताती है कि जब मेरे मॉम-डैड वो चले गए तब मेरे अंकल ने सारी चीज़ें ले लीं और हमें बेदखल कर दिया। तब वो बोलती है लिव कि सभी फैमिलीज़ में लगता है पैसों की प्रॉब्लम होती ही है। तुम जम कर काम करना स्कारलेट। पर वो उससे वही बात पूछने लगती है कि नेवी क्यों आई थी तुम्हारे इधर पे? तब वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वो सोचती है कि ये सब बतंगड़ इसलिए बना क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ बता दिया था। अब मैं कुछ और गलती नहीं करना चाहती। वो बोलती है ये सब बातें राज़ की हैं। तब लिव बाहर जाकर देखती है कि बहुत शोर आ रहा है और देखकर बोलती है कि वापस से एक कैरेज आया है नेवी वाला तुम्हारे इधर पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्कारलेट दौड़ती हुई जाती है विक्टर को बुलाते हुए और पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तब विक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पर घड़ी खरीदने आया हूँ। तब स्कारलेट सोचती है मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है ऐसा। वो बोलती है अगर तुम्हें क्रिम्सन वॉच चाहिए थी तो सीधा तुम मेन दुकान पर जाते जो स्ट्रीट नंबर 3 पर है। लोग मुझे जानते नहीं इसलिए ज्वेलर्स भी मुझे उतना अच्छा क्वालिटी में चीज़ देते नहीं है, इसलिए मेरे पास कोई लग्ज़री वॉच नहीं है। पर विक्टर वहाँ से चला जाता है। तब पीछे से आकर कोई बोलता है कि तो मैं खरीद लूँगा। वैसे भी मेरे पास कितने ही पैसे हों, मैं अपनी कैप्टन से ज़्यादा महँगी घड़ी तो नहीं पहन सकता ना, तो ये कोई और नहीं वाइस कैप्टन है, एवान ब्राइट। तो यहाँ पर वो बोलने लगता है उसका सेक्रेटरी, हम लोग सब लोग बहुत कुछ जानना चाहते थे तुम्हारे शॉप के बारे में, इसलिए हम सब यहाँ पर आ गए। चलो इसी बहाने एंड्रे के साथ चाय भी पी लूँगा। और वो लोग घड़ी देखने लग जाते हैं। तब वो सोचती है कि हाँ, डमफ्रिट फैमिली और जो नेवी के ऑफ़िसर्स हैं, वो लोग दोनों का अच्छा जमता है, तो शायद विक्टर उस वज़ह से आया होगा। तभी जो एंड्रा है, वो स्कारलेट को बुलाता है। वो बोलता है कि मैं आज जल्दी चला जाऊँगा क्योंकि मुझे इन लोग के साथ चाय पीना है। तब वो बोलती है कि तुमने तो कहा था मैं छुट्टी नहीं लूँगा और ना ही मुझे छुट्टी लेने देते थे। तब वो बोलता है कि तुमने तो मुझे आज तक एक भी छुट्टी नहीं दी, जबकि तुमने कहा था कि 1 दिन महीने में छुट्टी दोगी। मुझे लगता है कि लोगों को बड़े घरानों में ही काम करना चाहिए, वो अच्छा होता है। तब वो मान जाती है और बोलती है जाओ, जाओ और उनकी वो बग्गे निकल जाती हैं। पर विक्टर अभी भी अंदर ही है, वो घड़ी को देख रहा है। वो पूछती है तुम उनके साथ नहीं जा रहे? तब जवाब ना देते हुए विक्टर बोलता है क्या वर्कशॉप ऊपर है? और ऊपर की तरफ जाने लगता है। स्कारलेट बोलती है तुम वर्कशॉप के बारे में क्यों पूछ रहे हो? एंड्रे को भी इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ जाए। तब वो उसे निकाल कर देता है एक डॉक्यूमेंट। तब वो बोलती है पुलिस डॉक्यूमेंट? और ये इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन का वारंट है, जो लेकर आया है विक्टर अपने साथ ही। तब स्कारलेट सोचती है जैसा कि मैंने सोचा था, कि यहाँ पर घड़ी खरीदने नहीं आया है, ये इन्वेस्टिगेशन करने आया है। और वो उससे पूछने लगती है तुम क्या इन्वेस्टिगेट करने आए हो यहाँ पर? विक्टर बोलता है कि ट्रैम बनाना इल्लीगल है, गैर कानूनी है। तुम्हें पता होगा किस तरह की इन्वेस्टिगेशन है ये। वो बोलता है कि वर्कशॉप में उसका दरवाज़ा बंद है, क्या मैं तोड़ दूँ? और वो अपना अकेले खड़ी हुई वहाँ पर सहमी-सी, यहाँ पर विक्टर इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ। वो बोलती है कि हाँ, मैं सही करने गई थी, पर वो खराब था ही नहीं। वो लोग झूठ बोल रहे थे कि वो खराब था, समझे? तब विक्टर बोलता है कि मैंने उस दिन तुम्हें जाने दिया, तो तुम यहाँ पर बहाने मत बनाओ। वो बोलती है कि तुमने मुझे उस दिन जाने दिया, तो बात आगे क्यों बढ़ा रहे हो? तब विक्टर बोलता है तुमने कहा तुम ट्राम ठीक करने गई थी ना? तब वो बोलती है हाँ। और विक्टर यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर
खींचता है और विक्टर पूछने लगता है, तुम्हें ट्राम ठीक करना कैसे आया? मैंने जब इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे पता चला कि तुम भले ही क्रिम्सन फैमिली से रहो, मगर तुमने नौकरों की तरह काम किया है, तो तुम्हें आया कैसे ये सब करना? तब स्कारलेट बोलती है, तुम्हें अब पता चल रहा है। और यहाँ पर विक्टर बोलता है, तुमने हमेशा मुझसे कहा कि तुम्हें एक बहुत अच्छी लेडी की तरह जो रखते हैं वैसे रखा गया है, मगर तुम जिस तरह से बिहेव करती हो उसी से मैं पता लगा सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रही थी। तब स्कारलेट बोलती है, तुम ये सब बातें अभी क्यों कर रहे हो? तब विक्टर बोलता है कि ये अजीब नहीं है कि एक लड़की जो नौकरों की तरह रहती थी उसे टेक्निक पता है सारी क्रिम्सन फैमिली की। तुम्हारे अंकल के बच्चे वो नहीं कर सकती ये चीज़ें, तो तुम कैसे कर सकती हो ये सब कुछ? और तुम जानती हो कि इतने सारे ट्रैम जो बनाने वाले थे वो सारे मारे गए, तुम्हारे माँ बाप भी। और वो उससे पूछता है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तभी वो चीज़ें हो चुकी थी, वो टेक्नोलॉजी बंद कर दी गई थी, तो तुमने कहाँ से सीखा ये सब कुछ? क्या तुम जब 12 साल की थी जब तब तुमने सीखा था अपने अंकल से या अपने मॉम डैड से, या फिर तुम उस समय की भी यादें अभी भी रख सकती हो अपने दिमाग में, हाँ? तब वो बोलती है कि मुझे ब्लूप्रिंट मिला था ट्राम का, पुराना। तब वो बोलता है कि मुझे वो ब्लूप्रिंट दिखाओ। वो बोलती, वो तो मैंने देखकर जला दिया। तब जो विक्टर है वो बोलता है कि उसे याद करना भी इल्लीगल है। और फिर विक्टर आगे पूछता है कि तो तुम्हें घड़ी किस सही करना किसने सिखाया? इतना अच्छा कि तुमने शॉप ही खोल दी। वो उसे तहकीकात करने लगा है। तब वो सोचती है कि एक दिन सारी यादें मुझे वापस आ गई। अगर मैं ऐसा कहूँगी तो कोई मेरी बात का विश्वास ही नहीं करेगा। मैं खुद जानती हूँ कि ये कितनी बेतुकी बात है। वो वहाँ बै वो वहाँ बैठी हुई होती है और विक्टर उसे घूर रहा है। और विक्टर बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, भलाई इसी में होगी कि तुम मेरे घर वापस आ जाओ।